जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित भौतिकी से जुड़े हुए 31 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता। ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता पूछा गया है, कौन थे? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस। तो ऑप्शन सी सही है, न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और भी साफ दिखाई दे। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, वर्ष भर एक समान रहता है। तो यहाँ पर समझने वाली जो चीज़ है कि दो पिंड अगर एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं तो पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल तथा दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल आपस में बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। चाहे सूर्य पृथ्वी पर लगाए या पृथ्वी सूर्य पर, ये दोनों एक दूसरे पर जो गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेंगे वो बराबर होंगे। ऑप्शन सी, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? पहले की अपेक्षा दोगुना होगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा, पहले की अपेक्षा आधा होगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है वो क्या होता है? F=G m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। m1 m2 क्या है? दो पिंडों का द्रव्यमान है और r क्या है? उनके बीच की दूरी होती है। अगर उनके बीच की दूरी हम दोगुनी कर देते हैं तो जो वो गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे पर आरोपित कर रहे हैं उनका मान क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर r नहीं r स्क्वायर फार्मूले में आ रहा है। तो फार्मूले के अनुसार 2r² हो जाएगा, तो 1/4। तो पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्योंकि द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से ध्रुवों पर, पोल पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है। पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है परंतु भार एक बल है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। हम सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ की मात्रा का मापन द्रव्यमान से हम लोग करते हैं। किसी बॉडी में उस बॉडी का कितना पार्ट्स है वो ही द्रव्यमान कहलाता है या मास, जबकि भार एक तरह का बल होता है जो कि पृथ्वी उसको अपनी ओर जितने बल से खींचती है उसी को बोलते हैं भार। F=mg, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पांचवा क्वेश्चन, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर कम होता है। इसका कारण होता है कि विषुवत रेखा जो सबसे ज़्यादा घूर्णन गति करता है, वहाँ पर घूर्णन तेज होने के कारण जो जी की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है और किसी भी वस्तु का भार भी कम हो जाता है। जबकि ध्रुव जो कि जिनके के घूर्णन गति सबसे कम होती है या तकरीबन नहीं होती है, तो वहाँ पर किसी भी वस्तु का भार अधिकतम होता है। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर आपसे डिस्कस किया तो वही क्वेश्चन फिर यहाँ भी पूछ दिया गया है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि IAS क्वेश्चन में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो जो विज्ञान वर्ग के छात्र नहीं होते हैं उनके लिए इन सब चीज़ों को समझने में कठिनाई होती है। इन्हीं सब चीज़ों को हम काफ़ी सिंपल तरीके से आपको बता दे रहे हैं। इस वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार और परीक्षा से संबंधित बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ऑप्शन ए है, ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है। ध्रुवों पर हिमटोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है। उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। तो विषुवत रेखा पर घूर्णन गति पृथ्वी की अधिकतम होती है, इस कारण से वहाँ पर भार कम होता है, जबकि ध्रुव फिक्स होते हैं, उनकी घूर्णन नहीं होती या जीरो होती है, इसलिए वहाँ पर भार सबसे अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन छठवां का ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। सातवां क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव एवं विषुवत रेखा पर क्रमशः डब्ल्यू पी का मतलब है वेट एट पोल, व डब्ल्यू वेट एट इक्वेटर, ई फॉर इक्वेटर, पी फॉर पोल, डब्ल्यू फॉर वेट। यदि पृथ्वी का घूमना रुक जाए यानी पृथ्वी घूमना बंद कर दे तब क्या होगा? जब घूमना बंद कर देगा तो डब्ल्यू पी और डब्ल्यू ई का मान बराबर हो जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यू पी बढ़ जाएगा यानी पोल पर वेट बढ़ जाएगा। डब्ल्यू पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डब्ल्यू ई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डब्ल्यू ई कम हो जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन आपका सातवां का बी सही है। डब्ल्यू पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वेट जो पोल पर होगा वो हमेशा चाहे पृथ्वी घूमे या न घूमे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि इक्वेटर पर क्या होगा, घूमना बंद कर देगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा, डब्ल्यू ई का वैल्यू, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन डब्ल्यू बी है। आठवां क्वेश्चन, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति अपना भार अधिकतम महसूस करता है जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन आप लोग जब लिफ्ट में चढ़ते होंगे तो ध्यान देते होंगे कि जो ही लिफ्ट स्टार्ट हो जाता है तो आपको लगता है कि हमारा भार बढ़ गया है, और जब वो चलने लगता है तब आपको आराम महसूस होता होगा, तब आप पर ऐसा कोई फोर्स महसूस नहीं होता होगा जिससे लगे कि भार बढ़ गया है। तो जो ही लिफ्ट स्टार्ट होती है उस समय उसका क्या वेलोसिटी होता है, 0 से लेकर के समथिंग वैल्यू तक जाता है, यानी कि वो एक्सीलरेटेड रहता है, त्वरित अवस्था में आता है। तो इस कारण से इसमें ऑप्शन सी सही होगा। जब ऊपर की ओर और त्वरण के साथ गमन करेगा तब भार व्यक्ति का लिफ्ट में अधिकतम होगा। 9वां क्वेश्चन आ गया, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान भिन्न होगा परंतु भार वही रहेगा। उसका द्रव्यमान एवं भार दोनों भिन्न हो जाएंगे। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। उसका द्रव्यमान एवं भार दोनों पूर्वतः रहेंगे। द्रव्यमान किसी भी चीज़ की, चाहे किसी भी ग्रह पर हम ले जाएं, वो फिक्स रहती है, जबकि उसका भार उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार बदलता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग, तो इसमें ऑप्शन ए है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो आप जब किसी शाफ्ट से धागा बांध देते हैं और अचानक शाफ्ट को रोक देंगे तो गेंद का कोणीय वेग उस समय बढ़ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण ये होता है। dl/dt इज इक्वल टू 0। 11वां क्वेश्चन है, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के कारण ऐसा होता है। 10वां क्वेश्चन में ऑप्शन ए बढ़ जाएगा। 11, कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि
बर्फ मृदु एवं स्पंजी होती है जबकि कंक्रीट दृढ़ कठोर होता है। पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण बल की अपेक्षा पैरों व बर्फ के मध्य घर्षण बल कम होता है। कंक्रीट की अपेक्षा बर्फ पर घर्षण अधिक होता है। उपरोक्त में से कोई भी स्थिति नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। कंक्रीट की सतह पर चलना आसान इसलिए होता है क्योंकि हमको अपेक्षित घर्षण बल चलने के लिए यहाँ पर कंक्रीट की सतह पर मिल जाता है, जबकि बर्फ़ फिसलता है वहाँ पर अपेक्षित जो घर्षण बल होता है वो काफ़ी कम होता है। इस कारण पर बर्फ़ पे चलना हमको कठिन हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। 12, एक गोल पीपे यानी बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है क्योंकि खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है। सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लुटनिक घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है। उपरोक्त के अलावा कई अन्य कारण हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है या सर्पी घर्षण बल की तुलना में लुटनिक घर्षण कम होता है, इस कारण से उसको लुढ़काना बड़ा सुगम हो जाता है। किसी बैरल को या लोहे के पीपे को या किसी भी बेलनाकार वस्तु को लुढ़काना बड़ा सुगम हो जाता है। 13वां क्वेश्चन, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना क्या कहलाती है? तो ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। कागज और गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाता है, जड़त्व के गुण को दर्शाता है, त्वरण को दर्शाता है। तो ये जड़त्व के कारण होता है। 14 क्वेश्चन, टांगे को खींचने वाला घोड़ा उस बल के कारण आगे बढ़ता है जो टांगे द्वारा घोड़े पर लगता है। घोड़ा टांगे पर लगाता है, घोड़े के खुर पैर द्वारा भूमि पर लगता है, भूमि द्वारा घोड़े के खुरों पर लगता है। तो 14 का ऑप्शन डी सही है, भूमि द्वारा घोड़े के खुरों पर लगता है। जब घोड़ा आगे बढ़ता है तो वो पृथ्वी पर एक घर्षण बल कार्यरत होता है और इसका जो रिएक्शन फोर्स होता है भूमि द्वारा घोड़ों के खुरों पर लगता है, जिसके कारण टांगा आगे बढ़ता है। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो ऑप्शन है इसमें उसका त्वरण दुगना होगा, उसका संवेग दुगना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी। तो 15 का ऑप्शन सही है, उसका संवेग दुगना होगा। P=mv होता है, द्रव्यमान गुटे वेग। तो वेग जब दुगना हो जाएगा तो उसका संवेग भी यानी मोमेंटम भी दुगना हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, एक भारी एवं हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान संवेग से गतिमान होंगे, एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो जो 16वां का ऑप्शन है इसमें है एक समान संवेग से गतिमान होंगे। 17वां क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है सामने। 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य होगा। तो जो कार्य का फार्मूला होता है W=F×D होता है। F क्या है? फोर्स यानी बल है, D क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए कि 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि से ऊपर 1 मीटर तक उठाना है, यानी कि उसको जिस दिशा में उठाना है उसी दिशा में उसका विस्थापन भी हो रहा है। और W क्या है? F×D। तो यहाँ पर तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 0 होगा। 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 12mv², द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। तो वेग दुगना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी सही होगा, 4 गुना हो जाएगा।
19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया से घड़ी में विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो 19 का उत्तर होगा स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु में तब आती है उसकी किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा संग्रहित होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो घड़ी में जब चाबी हम लोग भरते हैं तो उसके पोजीशन में चेंज आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। 20वां क्वेश्चन, स्थिर आलम के से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल या दोलन कर रहा हो तो पदार्थ की ए ऑप्शन ए है स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जाओं का कुल योग दोलन के मध्य में अधिकतम होगा। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। आप लोग जब देखेंगे कि कोई सरल लोलक जो कि दोलन कर रहा होगा तो अपने किनारों पर उसकी गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है क्योंकि वेलोसिटी कम होता है, जबकि बीच में उसके मध्य में सबसे ज़्यादा उसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में अधिकतम होगी। इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खाली हमको लग रहा है कि बहुत ही घुमाया फिरा के पूछा जा रहा है, जबकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ यह है, ऊर्जा के नष्ट होने के साथ साथ इसे उत्पन्न भी किया जा सकता है। ऊर्जा का सृजन तो संभव है परंतु इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा का सृजन संभव नहीं है किंतु इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है यही बोलता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। 22वां क्वेश्चन, पहाड़ से चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे फिसल न जाए, चाल बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके, थकान न हो, स्थायित्व स्थिरता में वृद्धि हो। तो 22वां क्वेश्चन का उत्तर है स्थायित्व स्थिरता में वृद्धि हो। भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है। तो 23वां क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 24 घंटे। ये क्वेश्चन देखिए आईएएस में भी पूछा गया है, हालांकि उसमें इसी क्वेश्चन को काफ़ी घुमा फिरा के पूछा जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक से पिंड से बाहर छोड़ा जाए तो यह पृथ्वी की ओर गिरेगा, यान में उसी के साथ वेग से गमन करेगा, अधिक वेग से गमन करेगा, कम वेग से गमन करेगा। तो जो 24वां का आंसर है बी सही, यान के साथ उसी वेग से गमन करेगा, वो पृथ्वी पर नहीं गिरेगा बल्कि वो यान के साथ उसी वेग से गमन करेगा। 25वां क्वेश्चन, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन घटता है, गहराई कम होती है तथा खारापन में वृद्धि होता है, गहराई बढ़ती है तथा खारापन कम होता है, गहराई व खारापन बढ़ता जाता है। तो 25वां क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, गहराई व खारापन बढ़ते हैं। समुद्र के पानी का घनत्व जब बढ़ता है वो गहराई के साथ पानी का घनत्व बढ़ता है या उसके खारेपन के साथ पानी का घनत्व बढ़ता जाता है। 26वां क्वेश्चन, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा नीचे डूब जाता है, एक ही स्तर पर रहता है। जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब या उठ जाता है। तो जब कोई जलयान नदी में से समुद्र में जाता है तो थोड़ा वह ऊपर की ओर उठ जाता है। कारण क्या है कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। 27वां क्वेश्चन, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि पारा सभी धात्विक गेंदों, इसका कारण क्या होता है कि जो इस्पात का गेंद का घनत्व है पारे के घनत्व से कम होता है, इस कारण से इस्पात का गेंद जो होगा वो पारे पर तैरता रहता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। 28वां क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब वाह्य दाब के समान ही होता है, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है, बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है, सामान्य आर्द्रता एवं आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है।
तो इसमें ऑप्शन बी सही है, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है।